बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर, आज हम चैप्टर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी की असाइनमेंट सॉल्व करेंगे। फर्स्ट असाइनमेंट है, हाउ डू यू कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ ए 22 गेज निक्रोम वायर ऑफ रेडियस 0.321 मिलीमीटर। क्या आप रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे एक 22 गेज नाइक्रोम वायर की जिसका रेडियस 0.321 मिलीमीटर है। अगर उस वायर के 1 मीटर के डिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का मेंटेन रखा जाए तो उस वायर में से कितना करंट गुजरेगा वो भी कैलकुलेट करना है। तो हम इसका डाटा नोट करते हैं। डाटा में सबसे पहले जो वायर इस्तेमाल की गई है नाइक्रोम वायर, उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो आपको याद होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी को हम रो से लिखते हैं, रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम, इसकी वैल्यू होती है 1.5 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो ये वैल्यू नोट कर ली। और इसके बाद क्या कहा गया है कि जो उस वायर की रेजिस्टेंस है वो हमारे पास गिवन है 0.321 मिलीमीटर। तो इसको ऐसा यूनिट मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 0.321 मिलीमीटर को 0.321 इंटू 10⁻⁻3 मीटर लिख देंगे, क्योंकि मिली की वैल्यू 10⁻⁻3 होती है। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ को R/L हम लिखते हैं। रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ R डिवाइडेड बाय L की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसके साथ साथ अगर पोटेंशियल डिफरेंस V 10 वोल्ट हो और कितनी लेंथ के अक्रॉस हो 1 मिलीमीटर के अक्रॉस, तो उस वक्त उसमें से करंट कितना गुजरेगा वो भी कैलकुलेट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले R/L कैलकुलेट करने के लिए जो रेजिस्टेंस का फार्मूला है R = ρL/A होता है। तो इसमें से R/L हमने कैलकुलेट करना है। L इधर जाकर डिवाइड होगा तो R/L इक्वल आ जाएगा ρ/A के। एरिया जो है वो डायरेक्ट हमारे पास गिवन नहीं है, लेकिन रेडियस गिवन है। तो हम वायर के लिए एरिया का फार्मूला A = πr² यूज करेंगे ताकि R की वैल्यू यूज करते हुए हम इसको सॉल्व कर सकें। तो अब इसमें अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो R/L इक्वल आ जाता है डेंसिटी रो जो है रेजिस्टिविटी, उसकी वैल्यू 1.5 इंटू 10⁻⁻6 है डिवाइडेड बाय पाई की वैल्यू 3.14 इंटू R की वैल्यू है 0.321 इंटू 10⁻⁻3, इसका स्क्वायर आ गया। तो यह R/L इक्वल आ जाता है। ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज लिखी और नीचे वाली को सिंप्लीफाई करके लिखा तो ये 0.32 इंटू 10⁻⁻6 आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करने से R/L इक्वल आ जाता है 4.6 ओम पर मीटर। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम और लेंथ की यूनिट मीटर होती है। ये लेंथ डिवीजन में है तो ओम पर मीटर इसका आंसर आ जाएगा। इसका साथ यूनिट आ जाएगा 4.6 के साथ। नेक्स्ट हमने करंट कैलकुलेट करना है कि कितना करंट उसमें से गुजरेगा। तो हम उसके लिए ओम्स लॉ अप्लाई करेंगे। ओम्स लॉ के V = IR के फार्मूले से I = V/R हो जाता है। V और R दोनों वैल्यूज हमारे पास मौजूद हैं, तो हम ये वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। V की वैल्यू 10 वोल्ट गिवन है और जो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ है R की वैल्यू वो 4.6 आई है। इसको पुट करेंगे, आंसर आ जाता है 2.2 एम्पेयर। नेक्स्ट हमारे पास असाइनमेंट नंबर 2 है। ए हीटिंग कॉइल इज रेटेड एट 100 वाट 220 वोल्ट। एक हीटिंग कॉइल है जो कि 100 वाट की है और वो 220 वोल्ट पे चलती है। द कॉइल इज कट इन हाफ एंड 2 पीसेज आर जॉइंड इन पैरेलल टू द सेम सोर्सेज। जो कॉइल है उसको कट किया गया है हाफ, यानी कि उसके 2 हिस्से कर दिए गए हैं इक्वल पीसेज, एंड 2 पीसेज आर जॉइंड इन पैरेलल, और उन 2 पीसेस को पैरेलल में ज्वाइन किया गया है सेम सोर्स के साथ। नाउ व्हाट इज द एनर्जी लिबरेटेड पर सेकंड। तो अब कितनी एनर्जी यूज होगी पर सेकंड। तो डाटा हम इसका नोट करते हैं। डाटा में क्या बताया गया है कि जो हीटिंग कॉइल है उसकी पावर 100 वाट है और कितनी वोल्टेज पे वो हीटिंग कॉइल चलती है, वो 220 वोल्ट पे चलती है। कॉइल इज कट इन हाफ एंड 2 पीसेज आर जॉइंड इन पैरेलल टू द सेम सोर्स। कॉइल को कट करने के बाद जब 2 हिस्सों में डिवाइड किया है तो उसके बाद कितनी पावर डिसिपेट होगी वो हमने कैलकुलेट करनी है, कितनी पावर यूज होगी। तो इसके लिए हम सॉल्यूशन देखते हैं कि हम ये कंसिडर करते हैं कि जो रेजिस्टेंस है हीटिंग कॉइल की वो R है।
इनिशियली जब कंप्लीट कॉइल थी तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, तो यहाँ से पावर इसकी अगर कैलकुलेट करें तो P इक्वल आ जाती है V स्क्वायर ओवर R के। वैल्यूज हमें V और P की गिवन है, इस वजह से P इक्वल टू वी आई के फार्मूले से ड्राइव करके जो P इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर R फार्मूला आता है वो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। R हमने कैलकुलेट करना है तो ये V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। वैल्यूज पुट करेंगे 220 स्क्वायर ओवर 100 तो ये 484 ओम आंसर आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। When the coil is cut into two pieces then resistance will be, अब रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, R/2 यानी कि 242 ओम आ जाएगी हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस। ये कंप्लीट कॉइल की रेजिस्टेंस थी ना, उसको हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जब लेंथ हाफ कर दी तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगी। R/2 ये वैल्यू आ जाएगी 242 ओम। तो अब हम इसकी पावर कैलकुलेट कर लेंगे। दो पीसेस को पैरेलल में जब ज्वाइन करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होती है वो RE किसकी इक्वल होगी, RE 1/RE इक्वल टू 1/R प्लस 1/R। यानी कि जब रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है तो पैरेलल में कनेक्ट करने से जो रेजिस्टेंसेज हैं वो कैसे ऐड होती हैं, उनके रेसिप्रोकल्स ऐड होते हैं। तो रेसिप्रोकल्स ऐड करेंगे, ये हमारे पास 2/242 आ जाता है, यानी कि RE इक्वल आ जाता है 242/2, तो ये 121 आ जाता है। यानी कि पावर ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई उन दो कॉइल्स की जब उनको पैरेलल में अटैच किया गया है। तो अब कितनी पावर यूज होगी, P इक्वल टू वी स्क्वायर और RE का फार्मूला यूज करेंगे, वही फार्मूला जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया था। तो इसमें 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो R की वैल्यू है रेजिस्टेंस की, जब उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया वो पुट की। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये P इक्वल टू 400 जॉल आ जाता है, और इसमें यही पूछा गया था। तो ये आप देख सकते हैं कि पहले जब उसको सिंपली ज्वाइन किया गया था तो उस वक्त वो 100 वाट पावर थी, और अब जब उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया उसके दो पीस करके तो वो 400 जॉल की एनर्जी यूज कर रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। सर्किट ABCDEF is shown in the figure. Calculate the current in each branch of the circuit using Kirchhoff's voltage law. कि ये हमारे पास एक सर्किट है ABCDEF डायग्राम में दिखाया गया है। इसका हमने करंट कैलकुलेट करना है हर ब्रांच में किरचॉफ वोल्टेज लॉ की मदद से। तो डाटा हम नोट करते हैं, इसमें R1, R2, R3, R4 और E की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली। करंट I1 को हमने शो कर दिया है इस डायरेक्शन में, और I2 को भी इसी डायरेक्शन में हमने शो कर दिया। तो अब जो I1 और I2 है वो कैलकुलेट करने हैं। तो इसके लिए हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सोल्यूशन में हम सबसे पहले ये देखना है कि हम कंसिडर करते हैं ये जो क्लोज्ड पाथ ABEFA है, ये जो एक सिंगल लूप है, इसको हम कंसिडर करके इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो करंट जो है वो पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होकर नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन यही होती है, जब पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है तो इस वक्त हम E को पॉजिटिव लेंगे। उसके बाद अब इधर से चलना शुरू करते हैं तो रास्ते में ये R1 रेजिस्टेंस आती है, इसमें से करंट I1 गुजर रहा है और रेजिस्टेंस R1 है। बेसिकली सिंपली अगर मैं बात करूं, हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर रहे हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ क्या होता है कि किसी भी क्लोज्ड लूप के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होते हैं कंपोनेंट्स के अक्रॉस, वो इक्वल टू 0 होते हैं। यानी कि सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंसेस अक्रॉस ए क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू 0। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू IR से I1 R1 होगा, इसके अक्रॉस I2 R2 होगा। ठीक है, तो ये E ये पॉजिटिव आ गया, माइनस इसका I1 R1 माइनस I1 R2। आपने ये ध्यान में रखना है कि उस लूप में चलते हुए रास्ते में जो भी रेजिस्टेंस आएगी उसको हम नेगेटिव लेंगे। लेकिन इस रेजिस्टेंस में से दो करंट गुजर रहे हैं, एक I1 है जो नीचे की तरफ जा रहा है B से E की तरफ, और दूसरा I2 है जो यहाँ से E से B की तरफ जा रहा है। I1 अगर B से E की तरफ जाते हुए नेगेटिव था तो I2 जो है E से B की तरफ जाते हुए पॉजिटिव होगा। तो इस वजह से हमने इसके साथ I1 R2 अगर नेगेटिव लिया है तो I2 R2 को पॉजिटिव ले लिया, ये इक्वल टू 0 आ गया। इसमें हम
वैल्यूज पुट कर देंगे। ई की वैल्यू 3 है, माइनस I1 हमने मालूम करना है, R1 की वैल्यू 10 है, माइनस I1 R2 की 15 है, प्लस I2 R2 की 15 वैल्यू है। ये इक्वल टू 0 आ गया। इनको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी कि I1 की वैल्यूज को ऐड किया तो ये 3 माइनस 15I1 प्लस 15I2 इक्वल टू 0 आ गया। तो इसकी मदद से अगर हम देखें तो ये 25I1 माइनस 15I2 इक्वल टू 3 आ जाता है। ये इक्वेशन 1 आ गई। ये 3 को इधर ही रहने दिया ना, तो ये दूसरी साइड पे लेके जाएं तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको इक्वेशन 1 कह दिया। नेक्स्ट हमने क्या किया कि कंसिडर किया है सेकंड लूप। अब इस लूप में भी हम एक सिरे से स्टार्ट होंगे। यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस के लिए पोटेंशियल सोर्स नहीं लगा हुआ, ईएमएफ सोर्स नहीं लगा हुआ, तो इस वजह से हमारे पास सारी रेजिस्टेंसेज हैं। इस करंट के हिसाब से चलते हुए जो भी रेजिस्टेंस रास्ते में आएगी उसको हम नेगेटिव कंसिडर कर लेंगे। तो जो पाथ BCDEB है, इसमें B से C की तरफ जाते हुए पहली रेजिस्टेंस ये आती है, तो ये माइनस I2R3 आ जाएगा। उसके बाद दूसरी रेजिस्टेंस ये आती है, इसके साथ माइनस I2R4 हो जाएगा। करंट I2 गुजर रहा है और रेजिस्टेंस R4 है। V इक्वल टू IR के फार्मूले से माइनस I2R4। उसके बाद ये रेजिस्टेंस आती है, तो ये माइनस I2R2 आ जाएगा। यहाँ तक आ गया। अब ये कौन सी वैल्यू लिखी? इस रेजिस्टेंस में से ये नीचे से ऊपर जाते हुए एक करंट है और इसी रेजिस्टेंस में से ये ऊपर से नीचे आते हुए दूसरा करंट है। तो इसको अगर हमने नेगेटिव लिया है तो इसकी वजह से जो करंट है वो पॉजिटिव होगा। तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा उसको हम क्या लिखेंगे? प्लस I1R2 इक्वल टू 0 आ गया। तो ये हमारे पास माइनस I2R3 की वैल्यू 20, माइनस I2R4 की वैल्यू 50, माइनस I2R2 की वैल्यू 15, प्लस I1R2 की वैल्यू 15 इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये I2 की जो वैल्यूज हैं 1, 2, 3, इनको सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास माइनस 85I2 आ जाता है, प्लस 15I1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 15I1 इक्वल आ जाता है 85I2 के, यानी कि I1 इक्वल आ जाता है 85 ओवर 15I2 के। तो इसको सिंप्लीफाई करें, I1 की वैल्यू 5.667 I2 आ जाती है। इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 की इक्वेशन 1 में पुट करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करके हम वहां से I2 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसको इक्वेशन 1 में पुट किया I1 की वैल्यू को, तो जहाँ पे I1 था इक्वेशन 2 में वहाँ पे I1 की वैल्यू पुट की। इनको सिंप्लीफाई किया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 141.675 I2 माइनस 15 I2 इक्वल टू 3 आ जाता है। तो ये सिंप्लीफाई किया और इसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड किया तो I2 की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 0.024 एम्पेयर। अब ये I2 की वैल्यू आ गई। इसके बाद I1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इस I2 की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो इसको इक्वेशन 2 में पुट करते हैं। ये I1 इक्वल आ जाता है 5.667 इंटू I2 की वैल्यू आ गई, मल्टीप्लाई किया तो I1 हमारे पास आ जाता है 0.136 एम्पेयर। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है असाइनमेंट नंबर 4। पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज कनेक्टेड टू अ ड्राइवर सेल ऑफ EMF 3 वोल्ट। पोटेंशियोमीटर वायर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसको कनेक्ट किया गया है ड्राइवर सेल से जिसकी EMF 3 वोल्ट है। जब एक सेल जिसकी वोल्टेज 1.5 वोल्ट हो, EMF is secondly in secondary circuit, the balance point is found to be at 60 सेंटीमीटर। ये बेसिकली पोटेंशियोमीटर की बात कर रहे हैं कि जिसकी लेंथ 1 मीटर है और उसको एक ड्राइवर सेल की मदद से कनेक्ट किया गया है जिसकी वोल्टेज 3 वोल्ट हो। और अगर एक और सेल जिसकी वोल्टेज 1.5 वोल्ट है उसको दूसरे सर्किट के साथ कनेक्ट किया जाता है और जो बैलेंस पॉइंट है वो 60 सेंटीमीटर पे आ रहा है। ऑन रिप्लेसिंग दिस सेल, अगर इस सेल को हटा दिया जाए और एक सेल लगाया जाए अननोन EMF का, तो बैलेंस पॉइंट शिफ्ट कर जाता है 80 सेंटीमीटर पे। कैलकुलेट करनी है अननोन EMF ऑफ दी सेल। जो अननोन सेल लगाया था उसकी EMF क्या होगी वो कैलकुलेट करना है। तो डाटा में हमारे पास पोटेंशियोमीटर वायर की लेंथ 1 मीटर है और इसको जिस ड्राइवर सेल की मदद से कनेक्ट किया गया है वो E इक्वल टू 3 वोल्ट है। एक सेल 1.5 वोल्ट का यूज किया गया है, यानी कि E1 आ जाएगा 1.5 वोल्ट
और इसकी वजह से जो लेंथ आ रही है L1 वो 16 सेंटीमीटर आ जाएगी। इसको हम मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे 0.60 मीटर आ जाएगा। और इस सेल को रिप्लेस किया गया है किसी अननोन सेल से, उसको हम E2 लिख देंगे जिस सेल से रिप्लेस किया गया है, और वो ही हमने कैलकुलेट करना है। और इस सेल से रिप्लेस करने के बाद जो लेंथ शिफ्ट हो जाती है वो 80 सेंटीमीटर हो जाती है, तो उसको हमने L2 कंसिडर कर लिया। तो अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास पोटेंशियोमीटर में अननोन EMF कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है, EMF की रेशोज इक्वल होती है लेंथ्स की रेशोज के, यानी कि E2 ओवर E1 इक्वल टू L2 ओवर L1। E1 इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वैल्यूज पुट कर देंगे इसमें। 0.8 L2 की वैल्यू है डिवाइडेड बाय 0.6 L1 की वैल्यू है, और E1 की वैल्यू 1.5 है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आंसर 2 वोल्ट आ जाता है, यानी कि जो न्यू सेल लगाया था उसकी EMF 2 वोल्ट है। तो यहाँ तक हमारे पास इस चैप्टर की असाइनमेंट्स थी। मज़ीद किसी भी चैप्टर की असाइनमेंट्स या एक्सरसाइज सॉल्यूशंस देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करें। और अगर आप हमसे किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।